हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक नया सेशन लेके हम प्रेजेंट हैं, एक नया टॉपिक लेके प्रेजेंट है। आपने देखा होगा 2 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के। आज थर्ड जो चैप्टर है, जो थर्ड जो ये क्लास है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी की। आज जो सेशन हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो ना ज्यादा देर करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम को हम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? फर्स्ट प्रॉब्लम ये, कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर इन द शेप ऑफ ए सर्कल. Note that as the current progress along the wire, the direction of J current density changes in an exact manner while the current I remains unaffected. The agent that is essentially responsible for is. क्या वहां पर प्रॉब्लम डिस्कस किया गया? इस प्रॉब्लम में यह है कि किसी रिंग में अगर करंट को हम फ्लो करा रहे हैं तो वो जो करंट है वो अनअफेक्टेड है, बट करंट डेंसिटी बार बार चेंज हो रही है। ठीक बच्चों, करंट डेंसिटी की जो वैल्यू, जो करंट डेंसिटी है वो बार बार चेंज हो रही है। तो अब हमें यह बताना है इस ऑप्शन पर कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, जैसे सोर्स ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, इनमें से कौन सी चीज है जो रिस्पॉन्सिबल होगी जिससे करंट डेंसिटी बार बार चेंज हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एक कंडीशन मान लेते हैं हम कि सपोज मानिए हमारे पास इस तरीके से एक रिंग है। क्लियर? ये है हमारे पास रिंग, और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इस रिंग में क्या हो रहा होगा? करंट फ्लो हो रही होगी किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जो भी आप मान लें, करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है। क्लियर है? करंट जब फ्लो होगी तो हम जानते हैं करंट कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, तो हम जानते हैं ये है आपकी स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और जब अगर करंट स्केलर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, इसमें जो डायरेक्शन है उसको हम मेंशन नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आ गई? करंट अगर स्केलर क्वांटिटी है तो हमारे पास सिर्फ क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड मिलेगा, डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो जब करंट इस रिंग में फ्लो होती रहेगी तो क्या उसमें कोई चेंजमेंट आएगा? कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। अगर स्टार्टिंग में करंट सपोज 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है इस रिंग में, तो थोड़ी देर बाद भी हम देखेंगे तो कितने एम्पियर की फ्लो होगी? 2 एम्पियर की। फिर थोड़ी देर बाद और देखेंगे कितने एम्पियर की करंट फ्लो होगी, तो हम कहेंगे 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इसका मतलब इसके स्केलर क्वांटिटी होने के कारण जो करंट है वो कैसा रहेगा हमारे पास? ये जो करंट आई है, ये करंट आई अनअफेक्टेड रहेगा। ये बात तो हम समझ गए। बात समझ में आ रही है? तो पहली बात हम लोगों ने बिल्कुल क्लियर कर ली कि जो करंट है वो अनअफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है इसलिए डायरेक्शन से इसका कोई भी लेना देना नहीं बनता है। अब सेकंड बात समझ में आती है किसके बारे में? करंट डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है रिंग में, ये किसके कारण फ्लो होगा? ड्यू टू चार्ज, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पे पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं। आप चाहे तो नेगेटिव भी कर सकते हैं, हम यहां पे पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके कारण फ्लो हो रहा है? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? जब ये पॉजिटिव चार्ज से फ्लो होगा, सपोज मानिए ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है इस पॉइंट पे, तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी? यहां पे होगी। यहां कहीं पे अगर ये होगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ये इस पॉइंट पे होगा तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। यहां कहीं होगा तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। क्लियर है? तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपनी डायरेक्शन को बार बार क्या करेगा? चेंज करेगा। जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी। क्या ये बात समझ में आ गया? सपोज मानिए ए पॉइंट है, बी है, सी है, डी है। ए पे अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव के वाई एक्सिस पे, बी पॉइंट पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, सी पॉइंट पे नेगेटिव वाई एक्सिस पे, डी पॉइंट पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव करेगा।
तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो एक चीज और हमें समझ में आती है, और वो ये है कि इसी पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और प्रोड्यूस कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज। और हम जान रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन बार बार चेंज होगी, तो इसी कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बार बार क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। क्यों, इस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और होगी। तो इस रिंग के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, बार बार चेंज हो रही होगी। यहां तक बात समझ में आए बच्चों। तो बच्चों हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने यहाँ पर ये देखा कि अगर कोई रिंग है जिसमें से अगर कोई करंट फ्लो होगी, तो जो करंट है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो वहां सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड ही मैटर करेगा, डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा। इसीलिए इस रिंग में जो करंट है वो हमेशा क्या रहेगी, अनअफेक्टेड रहेगी। लेकिन ये जो करंट फ्लो होगी वो किसके कारण होगी, ड्यू टू चार्जेस के कारण। और जब चार्ज मूव कर रहे होंगे तो इनकी जो डायरेक्शन हर पॉइंट में क्या होगी, चेंज, मतलब उनकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही होगी। और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। और ये जो चार्जेस है क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी बार बार क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। यहां तक बात क्लियर है। अब करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन है वो क्या आपको पता है, J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर। यही तो रिलेशन है हमारे पास, J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर। जहां पर सिग्मा किसको शो करता है, सिग्मा शो करते करेगा आपको कंडक्टिविटी का। किसको शो कर रहा है, कंडक्टिविटी। और जो कंडक्टिविटी है ये किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे। ठीक, तो ये जो रिंग है उसका मटेरियल तो सेम है, तो ये रिमेन्स क्या रहेगा हमारे पास, कांस्टेंट। बात समझ में आई। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बार बार क्या होगा, चेंज होगा। अलग अलग पॉइंट पे पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो करंट डेंसिटी है वो भी क्या होगा, यहां पर चेंज होगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम चेंज करते हैं तो करंट डेंसिटी भी हमारे पास क्या होगी, चेंज होगी। तो चलिए ऑप्शन पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, सोर्स ऑफ ईएमएफ। क्या सोर्स ऑफ ईएमएफ के कारण करंट डेंसिटी में कोई चेंज आएगा, नहीं, ये तो रिस्पॉन्सिबल है कि सर्किट में करंट फ्लो हो, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्जेस एक्यूमुलेटेड ऑन दी सरफेस ऑफ वायर, बिल्कुल सही। जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा किसके कारण, उन चार्जेस के कारण जो कि सरफेस पर है, तो उसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो करंट डेंसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। नेक्स्ट आपके पास है द चार्जेस जस्ट बिहाइंड अ गिवन सेगमेंट ऑफ वायर which push them just the right way by repulsion। रिपल्सिव फोर्स के कारण यहां पर कुछ नहीं होगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। द चार्जेस अहेड, इन चार्जेस के कारण भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है या जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा मिल जाएगा, बी। क्लियर है, बात समझ में आ गई यहां पर। चलिए नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम पे देखते हैं, कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे क्या है, दो बैटरी है जिनका ईएमएफ E1 E2 है और गिवन कर रखा है कि E2 इज ग्रेटर देन E1 and internal resistance R1 R2 respectively are connected in parallel as shown in figure। ये फिगर आपके पास गिवन है जहां पर E1 E2 दो बैटरीज गिवन है और उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 R2 गिवन है। और हमें ये बताना है कि ये जो चार ऑप्शन है कहां पर सेटिस्फाई करते हैं, किस कौन सा ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर है। तो चलिए यहां पर एक चीज समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट पे चीज आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास दो बैटरी कनेक्ट हो इस तरीके से, क्लियर, और जो दो बैटरी है इनका ईएमएफ सेम हो, ई,
तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो हमें पता है कि इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना कहलाएगा, ई तो कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर क्या हो, सेकेंड पॉसिबिलिटीज क्या है कि अगर दो बैटरीज आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं, पहले वाले का ईएमएफ E2 और सेकेंड वाले का ईएमएफ कितना है, E1 और E2 है, और दोनों इक्वल नहीं है, तो अब यहां पर ई नेट कैसे निकालते हैं? तो यहां पर ई नेट निकालने के लिए जो इक्वेशन यूज होती है वो कौन सी होती है, ई नेट या ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट या आर नेट। क्लियर है? यहां पर ये इक्वेशन निकाल, अगर सेम ईएमएफ है तो डायरेक्ट ई हो जाएगा, और अगर डिफरेंट है तो वहां पर इक्वेशन लगाते हैं। तो अब यहां पर देखिए, ये E1 E2 ये किस में कनेक्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, और दोनों की वैल्यू चेंज है। R1 R2 ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर अगर हमें ई इक्विवेलेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देते हैं, यहां पर इक्वेशन यूज करते हैं, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इक्वेशन बनती है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। ठीक है? क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दोनों की वैल्यू यहां पर चेंज है। अगर दोनों ईएमएफ सेम होते तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसको यूज करते, ई को यूज करते। क्लियर? सॉल्व करते हैं यहां पर। अच्छा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि आर इक्विवेलेंट भी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसे बोलते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है? R1 R2 प्लस R1 प्लस R2। तो यहां से जरा ई इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालते हैं। ई इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। क्लियर? और ये जो R इक्विवेलेंट है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसे हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट। सॉल्व कर लीजिए जरा इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि यहाँ पे एलसीएम लेके करिए, तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में आ जाएगा R1 R2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू गिवन है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर? तो यहां पर जरा ध्यान दें, R1 R2 कैंसिल आउट होगा, तो E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिल जाएगी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर? ये आपके पास इक्विवेलेंट का इक्वेशन आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसको समझें क्या, यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालें, हमें कुछ आइडिया नहीं मिल रहा। E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसके लिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, जो हमसे कहा गया है कंडीशन जो है इक्वेशन पे, वो कंडीशन यही है कि E2 इज ग्रेटर देन E1, है ना? तो जो E2 इज ग्रेटर देन E1, तो हम यहां मानते हैं E2 इज ग्रेटर देन कितना होगा, E1। एक एग्जाम्पल में हम ये देखें कि E1 की वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, सपोज 2 वोल्ट मान लीजिए, और E2 की वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं सपोज 3 वोल्ट। तो देखिए, E2 इज ग्रेटर देन E1। अब R1 R2 को भी कंसिडर कर लेते हैं, R1 को मान लेते हैं सपोज 1 ओम, और R2 को मान लेते हैं सपोज 2 ओम। क्या बात क्लियर है? अब जरा ई इक्विवेलेंट की इक्वेशन निकालते हैं, यहां पे पुट करते हैं इसकी पूरी वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा, E1 R2, E1 कितना है 2, R2 कितना है 2, प्लस E2 R1, E2 कितना है 3, और R1 कितना हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 दैट इज 1 प्लस 2। इक्वेशन हो गई है 4 प्लस 3 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 7/3, और इसकी वैल्यू कुछ हो जाएगी 6.2.33, और ये क्या हो जाएगा, वोल्ट। बात क्लियर है? तो इसका मतलब जो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2.33 वोल्ट आ रही है, जो कि E1 वाली वैल्यू से ज्यादा है और E2 वाली वैल्यू से कम है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो 2.33 की जो वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन इज 3, तो ये 2.33 है क्या, इक्विवेलेंट वैल्यू है, इज ग्रेटर देन 2 किस क्या है, नथिंग बट E1।
और 3 क्या है आपके पास E2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो E इक्विवेलेंट की वैल्यू है इस पर्टिकुलर कंडीशन पर वो E1 से तो ग्रेटर होगी बट E2 से लेस होगी। क्या बात समझ में आई? ऑप्शन पे ध्यान दें जरा। ऑप्शन पे देखिए यहाँ पर द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स इज बिटवीन E1 E2 दैट इज E1 मतलब E इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन E1 बट लेस देन E2। बिल्कुल करेक्ट। क्या यही हमारे पास था? E इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन E2 सॉरी लेस देन E2 ग्रेटर देन E1। क्लियर है? द इक्विवेलेंट ईएमएफ इज स्मॉलर देन E1 नहीं है, स्मॉलर देन E1 नहीं है क्योंकि देख लीजिए E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है 2.33 और यहां पर E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 वोल्ट, तो ग्रेटर है। द E इक्विवेलेंट इज गिवन बाय E1 प्लस E2 ऑलवेज नहीं हो सकता। 2 प्लस 3 कितना होगा 5 और जबकि हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 2.33 जो कि पॉसिबल नहीं है। E इक्विवेलेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए जो E इक्विवेलेंट का जो इक्वेशन है ये रहा इक्वेशन, उसमें देखिए R2 भी है R1 भी है, R1 और R2 दोनों हैं, तो इसीलिए E इक्विवेलेंट कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा R1 और R2 से। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ पर इजी था, ज्यादा टफ नहीं है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रॉब्लम। रेजिस्टेंस R इज टू बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर ब्रिज। हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। क्लियर? स्टूडेंट चूज द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एज टू बी 100 ओम। जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है उसको चूज किया गया कितना 100 ओम के लिए। He find the null point at L1 2.9 सेंटीमीटर। जो भी null point find किया गया वो है हमारे पास 2.9 सेंटीमीटर। He is told to attempt to improve the accuracy। वो इसमें और accuracy improve करना चाहता है और accurate value निकालना चाहता है। तो अब हमें बताना है कि कौन कौन सी यूजफुल वेज जो गिवन है 4 यूजफुल वेज उसमें से कौन सा तरीका उसके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। बात समझ में आ रही है? क्या किया इसमें? इसमें यहाँ पर यह है कि R की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज, जिसमें S की वैल्यू उन्होंने 100 ओम ले रखी है, जिसके कारण जो नल पॉइंट जो उन्होंने ढूंढा है वो है 2.9 सेंटीमीटर। अब वो इसको और एक्यूरेट करना चाहते हैं और एक्यूरेसी इसमें लानी है, तो उसके लिए उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इस ऑप्शन में कौन सा वाला ऑप्शन वो पिक करें ताकि मोर एक्यूरेट वैल्यू मिले। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मीटर ब्रिज को फॉर्म कर लेते हैं। तो मीटर ब्रिज हमारे पास ये रहा। अगर हम देखें मीटर ब्रिज कुछ इस तरीके से, ये मान लेते हैं R, ये स्टैंडर्ड S, ठीक, ये हमारे पास वायर हो जाएगा और यहां पर हम की कनेक्ट कर देंगे और सेल कनेक्ट कर देंगे। क्लियर? ये वोल्टेज मान लेते हैं V, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट B, ये कहीं पर सेंट्रल से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा और यहाँ कहीं कनेक्ट होगा जॉकी। ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस R, ये स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी हो गई S हो जाएगी और A to J ये नल पॉइंट है, तो नल पॉइंट इस लेंथ को मान लेते हैं L1, ये हो जाएगा हमारे पास L2 और टोटल जो वायर होता है वो कितना होता है 100 सेंटीमीटर का। क्या बात क्लियर है? तो L1 की वैल्यू कितनी गिवन है? तो L1 की वैल्यू जो गिवन है वो है 2.9 सेंटीमीटर। तो L2 कितना हो जाएगा? L2 हो जाएगा 100 माइनस L1 which gives 778.1 90, ये गिवन हो जाएगा 97.1 सेंटीमीटर। क्लियर है? 98 और 2 ठीक है, क्लियर। 97.1। तो बैलेंस कंडीशन क्या होती है? अगर हम देखें बैलेंस कंडीशन क्या होगी मीटर ब्रिज में? बैलेंस कंडीशन होगी हमारे पास R बाई S इज इक्वल टू L1 बाई L2, ये तो होगी। जहां पे L1 की वैल्यू कितनी गिवन है 2.9 सेंटीमीटर
और टू 97.1 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करके इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/33। क्लियर है यहाँ पर? तो यहां से एक चीज और समझ में आ रही है कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो S इज इक्वल टू हो जाएगा 33 ऑफ R। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो S की वैल्यू है वो R से 33 टाइम्स ज्यादा है। यही तो हुआ इसका मतलब। वैल्यू ऑफ S इज more than R by 33 times, but by 33 times। तो इसका मतलब क्या पता चल रहेगा? जब R की वैल्यू S की जो वैल्यू है वो R से कितना है? 33 टाइम्स ज्यादा है। तो एक्यूरेसी कैसे मिलेगी? तो एक्यूरेसी के लिए क्या होता है, अगर ध्यान दे, फॉर एक्यूरेसी, फॉर एक्यूरेसी जो रेशियो होना चाहिए R बाई एस का वो कितना होना चाहिए? वो 1 होना चाहिए ना, तभी तो एक्यूरेसी होगी। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है कि R बाई एस की जो वैल्यू है 1/33 टाइम है, जिसमें S जो है वो 33 टाइम ज्यादा है R से। और होनी कितनी चाहिए हमारे पास? अगर एक्यूरेसी चाहिए हमें ज्यादा, तो R बाई एस इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब तो ये है कि जो हम लोग वैल्यू ऑफ S है, value of H should be reduced by 33 times, मतलब S की वैल्यू को हमें 33 टाइम्स रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी तो R की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? S। और जब R इक्वल टू S आएगा तभी तो रेशियो कितना होगा? 1 ही तो होगा। तो R इक्वल टू S करने के लिए हमें R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो यहां से अगर निकाल दें R की वैल्यू, तो R इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा R बाई एस जो गिवन है इज इक्वल टू 1/33। तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू S इंटू 1/33, और S की वैल्यू हमारे पास 100 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 33। सॉल्व कर ले तो नियरली इक्वल ये आपके पास 3 ओम के इक्वल आएगा। बात समझ में आ रही है? R की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 3 ओम के इक्वल आएगी। यही तो है, 100 आपकी S की वैल्यू को 33 टाइम्स कम करने पर जो R की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 3 ओम आ रही है। तो S की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? तो S की वैल्यू भी तो 3 ओम ही तो होनी चाहिए, तभी तो दोनों का रेशियो सेम आएगा। क्या बात क्लियर है? फिर से ध्यान दीजिए, एक्यूरेट अगर हमें चाहिए, बहुत मोर एक्यूरेसी चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि R बाई एस की वैल्यू हमेशा 1 आनी चाहिए। और R बाई एस की वैल्यू 1 तभी आ सकती है जब R की वैल्यू और S की वैल्यू क्या हो? इक्वल हो। और R और S की वैल्यू इक्वल कब होगी? तो हमने R की वैल्यू फाइंड कर ली, R की वैल्यू फाइंड करने में कितना मिला? 3 ओम। तो S की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 3 ओम। और इनिशियल वैल्यू यहां पर जो मिली है S की, वो कितनी मिली है? 100 ओम मिली है। तो इसको हमें 100 से कितना रिड्यूस करना पड़ेगा? 33 टाइम्स कम करना पड़ेगा, और फिर कहां लाना पड़ेगा? 3 ओम के अकॉर्डिंग लाना होगा। तो अब देखिए इसके ऑप्शन क्या होगा। नंबर फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास गिवन है कि ही शुड मेजर L1 मोर एक्यूरेटली। ये नहीं मेजर कर सकता मोर एक्यूरेटली, जब तक S की वैल्यू 100 होगी तब तक ये एक्यूरेसी पे मेजर नहीं होगा। He should change S to 1000 ohm and repeat the experiment। ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि S की वैल्यू यहां पर इंक्रीज हो रहा है, कहां से? 100 से 1000 ओम, जबकि हम ये कह रहे हैं कि जो S की वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? रिड्यूस होनी चाहिए। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। He should change S to 3 ओम, बिल्कुल सही। जो S की वैल्यू है उसको कितना चेंज कर दे? 3 ओम चेंज करे, और देन उसके बाद फिर से एक्सपेरिमेंट को रिपीट करे, तो पॉसिबिलिटी है कि जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी होगी? एक्यूरेट वैल्यू होगी। और लास्ट है, ही शुड गिव अप होप ऑफ ए मोर एक्यूरेट, मतलब हार मान जाए। तो हार तो मानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर S की वैल्यू को 3 ओम कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा? एक्यूरेट मिलेगा। क्या बात क्लियर हो गई यहां तक? तो इस वाली जो प्रॉब्लम है, इसका जो सॉल्यूशन है, यानी जो आंसर है वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी।
तो एक चीज याद रखिए कंक्लूजन इसमें कि अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए मीटर बेस से, तो वैल्यू जो रेशियो होना चाहिए आर और एस का, वो हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अब जरा ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है टू सेल्स ऑफ ईएमएफ अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट। पहला जो सेल है वो कितना है? 5 वोल्ट है एंड 10 वोल्ट। नेक्स्ट जो सेल है वो 10 वोल्ट है। आर टू बी एक्यूरेटली कंपेयर्ड यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ 400 सेंटीमीटर। क्लियर? एक पोटेंशियोमीटर हमने लिया है जिसकी लेंथ है 400 सेंटीमीटर और हमें कंपेयर करना है वहां पे टू सेल्स को, जिसका ईएमएफ जो गिवन है वो है 5 वोल्ट और 10 वोल्ट है। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ये हमें यहां पर देखना है। बात समझ में आ रही है? पोटेंशियोमीटर 400 लेंथ का है, जिसके कारण हम दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना चाह रहे हैं, और वो जो दो सेल है वो कितना है? 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, और वो कह रहे हैं इन ऑप्शंस में कौन सी चीज सही है जिससे हम इन दोनों को कंपेयर कर सकें। तो पोटेंशियोमीटर में एक कंडीशन समझ लीजिए या कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पोटेंशियोमीटर का। चलिए पहले इसमें पोटेंशियोमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। एक पोटेंशियोमीटर ड्रॉ करते हैं। सपोज मानिए ये हमारे पास वायर है पोटेंशियोमीटर की ए और बी। क्लियर? जो कि लेंथ कितना दे रखा है? 400 सेंटीमीटर। ठीक, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यहां पर ए और बी है। इसी के साथ हम यहां पर कनेक्ट कर देते हैं बैटरी को, और ये जो है इसका प्राइमरी सर्किट हो जाएगा। अब दो सेल और कनेक्ट करने हैं। एक सेल ये हो जाएगा और एक सेल यहां पर आ जाएगा। 2 सेल है। जो ईएमएफ है इसको मान लेते हैं E1। इसका जो ईएमएफ है वो ले लेंगे 5 वोल्ट एंड 10 वोल्ट ना, 5 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास एटलीस्ट 5 वोल्ट, और ये जो E2 है इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 वोल्ट। बाद में इसको कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ कहीं पे गैल्वेमीटर लगाते हैं। ये स्विच ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, इसको सी ले ले। यहाँ पर गैल्वेमीटर कनेक्ट कर लेते हैं, ये सी ले लीजिए, और यहाँ से इसके साथ क्या कनेक्ट कर दें? जॉकी कनेक्ट कर दें। ये वोल्टेज V और ये हो जाएगा हमारे पास। क्लियर? यही तो है हमारे पास। अब देखिए जरा यहाँ पर, ये आपके पास जो वोल्टेज है ये किसका वोल्टेज गिवन है? ये वोल्टेज गिवन है आपका पोटेंशियोमीटर का। ये वाला वोल्टेज गिवन है किसका? पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज है। तो एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि जो पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज है वो शुड बी ग्रेटर देन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। मतलब जिस सेल को हम कंपेयर कर रहे हैं उन सेल के ईएमएफ से पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। बात क्लियर है? तो ये अगर हम बात करें वीपी पोटेंशियोमीटर का जो आपके पास जो हमने सेल कनेक्ट किया उसका जो वोल्टेज है वीपी, वो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए? 10 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम बैटरी हमारे साथ कनेक्ट हो रही है, मैक्सिमम ईएमएफ वाली बैटरी, वो कितनी है? 10 वोल्ट है। तो जो वोल्टेज हमारे पास पोटेंशियोमीटर का होना चाहिए, बैटरी जो कनेक्ट है, वो कितनी होनी चाहिए? वो 10 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी इसको कंपेयर कर पाएंगे, और तभी हमारे पास 5 वोल्ट को भी कंपेयर कर लेते हैं। अगर ये 10 वोल्ट से कम है, मान लीजिए 6 वोल्ट है, 7 वोल्ट है, तो क्या होगा? 6 वोल्ट अगर मान लें तो ये 5 वोल्ट को तो मेजर कर जाएगी, लेकिन ये 10 वोल्ट को मेजर नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर? तो एक तो कंडीशन हमने यहां पे सीख ली। दूसरी कंडीशन क्या है? 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट से कितना हो? कुछ भी हो सकता है। तो सपोज मानिए एक बैटरी हमने यहां पर ली, इनिशियली इसका जो वोल्टेज है वो 30 है, और कनेक्ट कर दिया किसी रेजिस्टेंस से इस तरीके से R। तो बाय द ओम्स लॉ इक्वेशन हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। यही तो होगा। तो अब V इक्वल टू आई आर, इसका मतलब अगर हम किसी तरीके से R को चेंज कर दें, R को हम क्या कर दें? चेंज कर दें, तो हमारे पास V की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही? अगर R की वैल्यू अगर हम चेंज करें इस R की वैल्यू को, तो ये जो V की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी।
तो अगर हमें चेंज हो रही है तो इतना ही चेंज करना है कि इसके 10 वोल्ट तक वो रहे, जो हमें एक्रोस लास्ट जो वोल्टेज मिले वो हमेशा 10 वोल्ट से ज्यादा ही मिलना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे या सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन पे आते हैं जरा। द बैटरी दैट रन द पोटेंशियल बैटरी रन द पोटेंशियोमीटर शुड हैव वोल्टेज 8 वोल्ट। मतलब पोटेंशियोमीटर में जो उसकी प्राइमरी सर्किट में जो सेल लगा है उसका जो वोल्टेज है वो कितना होना चाहिए, 8 वोल्ट। अगर 8 वोल्ट होगा, हम आपसे पहले बता रहे हैं, अगर ये कम होगा तो ये 10 वोल्ट वाली बैटरी को कंपेयर नहीं कर पाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है? द बैटरी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन हैव अ वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट, बिल्कुल सही, जो कि ग्रेटर है किससे, 5 वोल्ट और 10 वोल्ट दोनों से ग्रेटर है, ये पॉसिबिलिटी है। एंड आर adjust so that the potential drop across the wire slightly exceed 10 वोल्ट। क्लियर? यही हम कह रहे थे कि अगर हमें R की वैल्यू इस हिसाब से इंक्रीज कर दिए, एडजस्ट करिए कि अगर बैटरी हम 30 वोल्ट भी है तो फाइनल जो वोल्टेज मिले वो 10 वोल्ट से ज्यादा ही मिले या फिर 10 वोल्ट के इक्वल ही मिले। अगर और ज्यादा अगर हमने R को इस तरीके से एडजस्ट किया कि वोल्टेज कम हो गया, वो सपोज मानिए 8 वोल्टेज पे रह गया, तो इस वाली बैटरी को फिर वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आप R को इस तरीके से हम चेंज करेंगे ताकि 10 जो लास्ट वोल्टेज ड्रॉप जो मिले वो 10 वोल्ट का मिले। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ वायर इटसेल्फ should have a potential drop of 10 वोल्ट। मतलब अगर 50 सेंटीमीटर फर्स्ट 50 सेंटीमीटर पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। तो क्या सही होगा? अगर ऐसा होता तो फिर हमें 400 लेने की जरूरत ही क्या थी, फिर तो हम डायरेक्ट 50 सेंटीमीटर ले लेते। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। पोटेंशियोमीटर इज यूजुअली यूज्ड फॉर कंपेयरिंग रेजिस्टेंस एंड नॉट वोल्टेज। पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस को कंपेयर कर रहा है, वोल्टेज को कंपेयर नहीं कर रहा है। अरे भाई ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा किसको कंपेयर करेगा, आपके पास ईएमएफ वगैरह को कंपेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो आपको मिलता है वो कौन सा वाला है, बी है, कि जो पोटेंशियोमीटर का जो सेल है वो हमेशा उसका जो वोल्टेज है वो हमेशा बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, और आर की वैल्यू को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे जो टोटल ड्रॉप हो वो भी बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा ही निकले। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास कि एक मेटल रॉड है, 10 सेंटीमीटर की लेंथ है उसके पास, क्रॉस सेक्शन मतलब उसकी जो विड्थ और जो हाइट है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर और 1.2 सेंटीमीटर है। बैटरी इससे कनेक्ट की गई है। द रेजिस्टेंस विल बी, तो रेजिस्टेंस कितना होगा इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो चलिए मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, तो 3 जगह तो हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस की कंडीशन निकालनी है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर एक रेक्टेंगुलर वायर है या कंडक्टर है तो उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डिपेंड करती है कनेक्शन पे, कि हमने किस तरीके का कनेक्शन किया है। तो सपोज मानिए हमारे पास रेक्टेंगुलर कंडक्टर कुछ इस तरीके से है, ये एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है, ये कंडक्टर, ये कंडक्टर, ये और यहां पर। ठीक है, वैल्यूज देख लेते हैं इसकी। ये लेंथ है तो इसको मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हाइट है तो हाइट मान लेते हैं इसकी 1/2 सेंटीमीटर। ये विड्थ हो गई तो इसको मान लेते हैं सपोज 1 सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहाँ पर जो कनेक्शन करते हैं वो अपर और लोअर सरफेस में करते हैं। यहां से बैटरी कनेक्शन करते हैं, सपोज इस वाले एंड से लेके जाते हैं तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सपोज मान लेते हैं इस तरीके से हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगी और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस वाले सरफेस से कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जो टोटल लेंथ कवर करेगा या टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वही कंडक्टर की क्या होगी, लेंथ होगी, है ना। फॉर्मूला देखते हैं इसका,
इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ये होता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा। मैक्सिमम की कंडीशन पूछ रहा है बार बार वो, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगा? मैक्सिमम R होने के लिए लेंथ की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो एरिया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब एरिया की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो अब यहां पर ध्यान दें, जब अपोजिट फेजेस पे लगाए गए हैं तो जो लेंथ, जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? वो 1/2 सेंटीमीटर का ही तो डिस्टेंस कवर कर रहा है, और यही डिस्टेंस उसको क्या मेंशन हो जाएगी? लेंथ की, लेंथ में मेंशन करेंगे। और बाकी ये मिलेगा आपको क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि कितना होगा? 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। तो इसके लिए अगर हम R की वैल्यू देखें कितनी मिलेगी, तो इसके लिए यहाँ पर R हो जाएगा, इसको थोड़ा हटाएं, यहाँ पे R की वैल्यू हो जाएगी R इज इक्वल टू रो, लेंथ कितनी? 1/2, और एरिया कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पर? इस तरीके। अब यहाँ पर फेसेस चेंज करते हैं, फेस चेंज करते हैं, फिर से कंसिडर करते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स इस तरीके से। ये है, ये फिर से लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गई 1/2, विड्थ हो गई इसकी कितनी? 1। और अब जो कनेक्शन कर रहे हैं हम, वो कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, यहां से कनेक्शन करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन। ये तो करंट कैसे फ्लो होगी? कुछ इस डायरेक्शन पे करंट फ्लो होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर है? तो जब डिस्टेंस ये है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 10। तो यहाँ पर R देखें तो R इक्वल टू रो, लेंथ हो जाएगी 10, एरिया ये वाला एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा? ये हाइट हो जाएगी 1/2, विड्थ हो जाएगी 1, हो जाएगा 1 इंटू 1/2, ये सेंटीमीटर है, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा दोनों कंडीशन को हम देख लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर एरिया कुछ आ रहा है 0.5 समथिंग, और लेंथ आ रही है 10, और यहां पर एरिया आ रहा है 10 और जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 0.5। तो मैक्सिमम कब मिलता है? जब लेंथ ज्यादा हो। तो लेंथ किस में ज्यादा है? ये वाला पोर्शन में लेंथ ज्यादा है, और एरिया कम हो तो एरिया भी यहां पर कितना है? 0.5। तो इसका मतलब इस वाली कंडीशन पर आपको जो R मिलेगा वो कैसा मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। और यहां पर लेंथ कम है, एरिया ज्यादा है, तो इस कंडीशन पे जो R मिलेगा वो कैसा मिलेगा? हमें मिनिमम मिलेगा। क्या बात समझ में आई? एक ही आपका रेक्टेंगुलर है, लेकिन जब हमने कनेक्शन अलग अलग फेसेस से किए हैं तो वहां पर R की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होती भी जाएगी। तो जैसे जैसे हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है, जो मैनर ऑफ कनेक्शन ऑफ बैटरी है इस पे डिपेंड करेगा, उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आप देखिए जरा, R मैक्सिमम होगा व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 1 सेंटीमीटर इंटू 1/2, एरिया गिवन है, बिल्कुल सही, 1 सेंटीमीटर इंटू 1/2। सेकेंड, ये बिल्कुल करेक्ट है। मैक्सिमम व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 10 इंटू 1 सेंटीमीटर, नहीं, क्योंकि एरिया हमारे पास कितना मिल रहा है यहाँ पर? 10, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है मैक्सिमम व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 10 इंटू 1.5, नहीं, क्योंकि यहां पर भी हमें 5 मिल जाएगा, ये एरिया सबसे कम है 0.5, इसमें 10 आ गया, इसमें 5 आ गया। और लास्ट है जो कि पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला भी ऑप्शन डी देखिए, सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द 3 फेजेस, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है कौन सा? ए। क्लियर? तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही था कि जैसे जैसे हम बैटरी को अलग अलग फेसेस के अलोंग कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? तो ध्यान दीजिए, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस कवर करेगा और यहां जो इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस कवर करेगा वो चेंज होगा, और जब डिस्टेंस चेंज होगा तो नंबर ऑफ कोलिजन चेंज होंगे। ठीक, जब डिस्टेंस ज्यादा होगी नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम होगी नंबर ऑफ कोलिजन कम होंगे और रेजिस्टेंस कम होगा। बात समझ में आई बच्चों? तो इसीलिए जो हमारे पास ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना एरिया कम होगा उतना ही हमारे पास रेजिस्टेंस भी
इंक्रीज होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वाला पोर्शन पे आते हैं। नेक्स्ट पोर्शन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द करंट इन अ कंडक्टर। मतलब इलेक्ट्रॉन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट को मेजर कर सकते हैं या फिर उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक क्या, जैसे जैसे मास हो गया, चार्ज हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सारी चीजें उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास गिवन है चार ऑप्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, बोथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, नाइदर ड्रिफ्ट और नॉट थर्मल वेलोसिटी। तो दो ही चीज यहाँ पर हमें ध्यान देना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे ध्यान देना है और थर्मल वेलोसिटी पे ध्यान देना है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है हमारे पास। तो चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पहले एक्सप्लेन करें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी? अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में क्या होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसी के साथ साथ इसमें कुछ पॉजिटिव आयंस भी होंगे। अगर हम यहाँ पर कोई बैटरी लगाते हैं एक्सटर्नल, तो उसके कारण क्या होगा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए टू बी एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो होगा ये, जब ये इस आयन से जाके कोलाइड करेगा तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। डायरेक्शन चेंज करेगा ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फोर्स लगेगा और ये फिर से अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव करेगा। देन फिर कोलाइड करेगा, फिर डायरेक्शन चेंज होगा और फिर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये फिर अपने पाथ को सेम लेके आएगा और कहां से, बी एंड पे क्रॉस कर जाएगा। तो यहां पर जो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी ए टू बी तक जाने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देंगे। क्लियर? तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स by which it drifted towards the positive end of conductor, towards the positive end of conductor due to external electric field, क्लियर है यहाँ पर? तो इसका फॉर्मूला कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू NEAVD। तो यहां पर देखिए N क्या कहलाएगा, नंबर डेंसिटी कहलाएगा, E क्या कहलाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्या कहलाएगा आपके पास एरिया और VD क्या कहला रहा है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर नंबर डेंसिटी कांस्टेंट हो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होगा और एरिया अगर कांस्टेंट है, तो यहां से हम कह सकते हैं जो करंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, VD। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहे इंक्रीज हो चाहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो, तब करंट भी हमारा इंक्रीज होगा और क्या होगा, डिक्रीज होगा। जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ज्यादा करंट, जितनी कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही कम करंट फ्लो होगी। बात समझ में? तो इसका मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको, उससे क्या होगा, करंट भी चेंज होगा। तो आई जो है करंट है वो डिपेंड करेगा किस पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो यहां से ये थर्मल वेलोसिटी को भी जरा एक्सप्लेन करते हैं कि थर्मल वेलोसिटी क्या होगा। थर्मल वेलोसिटी को जरा देखो, थर्मल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो होता है V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3kT/m। यही तो है थर्मल वेलोसिटी। जहां पर K जो कहलाएगा वो हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट
और जो T कहलाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, टेम्परेचर, और M जो होगा वो क्या कहलाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T। जो थर्मल वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, और इसका करंट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसी पे तो करंट डिपेंड कर रही है। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज तो करंट चेंज, टेम्परेचर चेंज तो उससे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आंसर हमारे पास रहेगा ए, कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंडक्टर में करंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑप्शन बी कैंसिल, बोथ कैंसिल, नाइदर भी वाला कैंसिल। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है करेक्ट, वो कौन सा है, ए, कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही हम किसी भी कंडक्टर में करंट को मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ, कि जो किरचॉफ जंक्शन रूल है वो किस किस चीज को शो करता है, या फिर वहां से कौन कौन सा कंक्लूजन हमें निकलता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किरचॉफ जंक्शन रूल है क्या। तो हमें पता है कि किरचॉफ के दो रूल होते हैं, किरचॉफ के दो रूल है, कौन कौन से, एक होता है KCL और एक हो जाएगा हमारे पास बेटा KVL। ठीक है, KCL जो है इसी को हम बोलते हैं जंक्शन रूल, जंक्शन रूल बोलेंगे इसको, और KVL से अभी हमारा कोई भी लेना देना है नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इसको हम क्या बोलेंगे, जंक्शन रूल बोलेंगे। अब बात करते हैं कि जंक्शन क्या होता है। जंक्शन बोलिए या फिर इसको हम नोड भी बोल सकते हैं। तो इट इज अ पॉइंट वेयर more than two charges are meet, more than branches are meet. It is a point where more than two branches are meet. जिस पॉइंट पे दो से ज्यादा ब्रांचेस जहां पर कनेक्ट होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलेंगे या फिर जंक्शन बोलेंगे। सपोज एक ब्रांच है जिसमें करंट I1 आ रही है, एक I2 है, I3 है, और यहाँ पर कितना I4 है, तब इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, नोड बोल सकते हैं, नोड, जंक्शन बोलेंगे या फिर नोड बोल सकते हैं। क्लियर? तो जंक्शन रूल क्या है, जंक्शन रूल ये कहता है एट एनी पॉइंट या एट एनी जंक्शन algebraic sum of incoming current is equal to algebraic sum of outgoing current। जितनी भी करंट आ रही है उनका algebraic sum, और उस पॉइंट से जितनी भी करंट जा रही है उनका जो algebraic sum होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। या इसको ये भी कह सकते हैं कि किसी पॉइंट पे जो टोटल जो करंट है उनका जो algebraic sum होगा वो हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। तो जरा इस वाले पे देखिए कितना इनकमिंग है, I1 इनकमिंग है, I3 इनकमिंग है, I4 इनकमिंग है। तो algebraic sum of incoming current I1 प्लस I3 प्लस I4 ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हमारे I2। ठीक है, तीन इनकमिंग है, 8 आउटगोइंग है, तो algebraic sum of incoming current is equal to algebraic sum of outgoing current। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि I1 प्लस I3 प्लस I4 माइनस ऑफ I2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई यहां पर? तो अब यहां पर हमें देखना है यहाँ पे किस चीज को ये कौन कौन सी चीज ओबे है, करती है या नहीं कर रही है। तो एक कंडीशन इसमें मान लेते हैं हम, एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। एग्जांपल ये कि ये एक पॉइंट है सपोज मान लीजिए, और इस पॉइंट पे यहां से एक करंट एक ब्रांच है आपके पास, एक ब्रांच ये आ रही है इस पॉइंट पे I1, एक ब्रांच ये आ रही है इस पे कितना हो जाएगा I2, एक ब्रांच ये आ रही है इस पे और ये कितना हो जाएगा हमारे पास I3। ठीक है, किसी पॉइंट पे तीन करंट आ रही है, तीन ब्रांचेस कनेक्ट है। तो हम जानते हैं करंट को क्या बोल सकते हैं, हम करंट को हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम, तो Q1/T। I2 को बोल सकते हैं चार्ज Q2/T। I3 हो जाएगा चार्ज पर यूनिट टाइम, इट इज रिटन एज Q3/T।
तो जरा इसको बाई केवीएल लिखना स्टार्ट करें, बाई केसीएल, सॉरी केसीएल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, Q1 बाई टी प्लस Q2 बाई टी प्लस Q3 बाई टी, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहां से टी कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिलेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। और ये किस चीज को शो कर रहा है, ये भी शो करता है किसको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बात समझ में आ गई। तो जो हमारे पास केसीएल है वो किसको शो करेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऑप्शन बी पे जरा ध्यान दें, इट रिप्रेजेंट या रिफ्लेक्शन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात समझ में आई। अच्छा अगर ये भी देखें, क्या कंजर्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर, तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा यहां पर। द फैक्ट दैट द मोमेंटम with which a charged particle approach a junction is unchanged as the charged particle leave the junction। तो यहाँ पे मोमेंटम का भी कोई भी रोल नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कौन सा वाला, डी ऑप्शन पे। तो डी ऑप्शन कहता है द फैक्ट दैट देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट ए जंक्शन, मतलब कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पे या नोड पॉइंट पे कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं होगा। एक्यूमुलेशन का मतलब वहां पर इकट्ठा नहीं होना है, ठीक है। तो हम इसको एक एग्जांपल पे देखें कि सपोज मानिए इस तरीके से हमारे पास कुछ ब्रांचेस हैं, ठीक है। एक सर्किट हम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं रफली इस तरीके से, मानते हैं ये हो गया ए बी सी डी ई, ये हमारे पास पॉइंट है। यहां से जो करंट आ रहा है, यहां से करंट आ रहा है सपोज 5 एम्पियर, यहां से करंट आ रहा है सपोज 3 एम्पियर, यहां करंट जा रहा है सपोज 1 एम्पियर। तो अब जरा यहाँ पे केसीएल लगाते हैं, किस किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे केसीएल लगाएंगे, सी पॉइंट पे केसीएल लगेगा और ई पॉइंट पे केसीएल लगेगा, ठीक है। तो बी पॉइंट पे केसीएल कितना होगा, 5 इनकमिंग है, 1 भी इनकमिंग है, तो टोटल गोइंग कितना हो जाएगा हमारे पास 6 एम्पियर। सी पॉइंट पे देखिए 3 एम्पियर इनकमिंग है, 1 एम्पियर आउटगोइंग है, तो नीचे जो मिलेगा वो हमें पास कितना मिलेगा, 2 एम्पियर। ई पॉइंट पे कंसीडर करें 6 एम्पियर इनकमिंग है, 2 एम्पियर भी इनकमिंग है, तो टोटल आपको कितना मिल जाएगा, 8 एम्पियर। तो जरा देखिए क्या बी पॉइंट सी पॉइंट ई पॉइंट पे कहीं पे भी कोई चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, नहीं हुआ। जितना नंबर ऑफ चार्जेस आए इनकमिंग था, उतना ही चार्जेस यहाँ पे क्या हो गया, आउटगोइंग हो गया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं द फैक्ट दैट देयर इज नो एक्यूमुलेशन, किसी भी जंक्शन पॉइंट पे कोई भी चार्जेस का एक्यूमुलेशन या उनका स्टोर होना या इनका इकट्ठा होना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन डी है इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो जो हमारे पास केसीएल है, जंक्शन रूल का मतलब हो जाएगा केसीएल। जो केसीएल है वो दो चीजों को रिफ्लेक्ट करेगा, नंबर फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, और नंबर सेकंड की किसी भी नोड पॉइंट पे या किसी भी हमारे जंक्शन पर कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास कौन सा, बी एंड डी, दो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है हमारे पास, कंसीडर अ सिंपल सर्किट शोन इन फिगर स्टैंड्स फॉर अ वेरिएबल रेजिस्टेंस आर डैश। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट है आर डैश, आर डैश कैन वेरी फ्रॉम आर नॉट टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक वो वेरी करेगा। स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक केस गिवन है यहाँ पर, आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर एंड लेस देन आर नॉट, क्लियर। तो अब यहाँ पर एक फिगर गिवन है, कंडीशन हमें दे रखी है और उसके बाद चार ऑप्शन दिए हैं। तो ये बताना है कि जो कंक्लूजन निकलेगा वो इन चार में को ओबे कर रहा है या फिर ओबे नहीं कर रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले तो इस कंडीशन को पे ध्यान देते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आर इंटरनल रेजिस्टेंस इज लेस देन आर और ये हो जाएगा आर नॉट। चलिए समझते हैं। आर नॉट एक नॉर्मल एक रैंडमली एक रेजिस्टेंस है आर नॉट की वैल्यू, और जो आर है वो क्या है हमारे पास, आर हमारे पास लोड है, आर लोड है,
ये जो गिवन दे रखा है हमारे पास ये R है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और यहां से कहा गया एक और चीज R डैश। R डैश जो है वो क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, R डैश की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है आर नॉट से लेकर के इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है? आर नॉट की जो वैल्यू है वो कितना, कहां से स्टार्ट हो रही है, आर नॉट से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। और जो आर है वो बेटा आर नॉट से वैल्यू इसकी कम है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो आपके पास आर है उसकी वैल्यू कम होगी किससे, आर डैश से। ये इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान रखिएगा, इसका बहुत बार यूज करेंगे हम। यही तो बात हुई ना, जो आर होगा उसकी वैल्यू आर नॉट से कम है और आर नॉट की जो वैल्यू स्टार्ट होती है वो आर डैश, यानी कि जो आर डैश की वैल्यू स्टार्ट होगी वो आर नॉट पे होगी, तो आर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा आर डैश से क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आई? ये इसका मेन कंक्लूजन है। तो अब यहां पर देखते हैं चारों केस में, तो चारों केस में अगर हम ध्यान दें तो यहां भी करंट, यहां भी करंट और यहां भी करंट। तो सबसे पहले तो हम करंट को ही फाइंड कर लेते हैं। करंट फाइंड करते हैं तो जरा यहां पर ध्यान दें, ये हो गया आर डैश और ये हो गया आर, दोनों कंबाइन कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो जब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हैं तो इनका आर नेट निकालते हैं। तो आर डैश एंड आर आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। अगर पैरेलल है तो आर नेट कितना होगा इनका, आर नेट हो जाएगा आर डैश आर अपॉन आर प्लस आर डैश, इतना ही तो होगा। तो अब इसका सर्किट क्या बनेगा, सर्किट कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ये हमारे पास सेल V इंटरनल रेजिस्टेंस और दिस, ये हो जाएगा हमारे पास A पॉइंट, ये हो जाएगा B पॉइंट, इसको हम बोलेंगे R नेट बोल दीजिए या फिर इक्विवेलेंट R नेट बोल दीजिए, इसको R नेट कह देते हैं, चलिए। और ये हो जाएगा स्मॉल r, ये हो जाएगा V, करंट फ्लो होगी I कितना होगा यहाँ पर, ओम्स लॉ लगा लें। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R, ये वाला, और यहाँ पे हो जाएगा R नेट या इक्विवेलेंट, जो भी आप देखें। तो वैल्यू कंसिडर करें इसकी, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस, R नेट की वैल्यू हमने निकाली है R डैश R अपॉन R प्लस R डैश, ये तो रहेगा हमारे पास I की वैल्यू। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमने पहले ही आपसे कहा R डैश इज ग्रेटर देन R, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है जो R प्लस R डैश है वो किसके इक्वल होगा, नियरली इक्वल टू, नियरली इक्वल, R प्लस R डैश इज नियरली इक्वल टू कितना हो जाएगा, R डैश ही तो होगा। क्या बात क्लियर है? तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी वो कितनी बन जाएगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस R डैश अपॉन R प्लस R डैश को क्या लिखेंगे हम, R डैश, तो R डैश से R डैश कैंसिल हुआ, तो इक्वेशन हो गई हमारे पास I इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस R। क्या ये बात क्लियर है? तो इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं। तो चलिए, I किसके इक्वल है, V अपॉन R प्लस R के इक्वल है। तो I की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू V अपॉन R प्लस R की हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है, देखिए यहां पर जो R है ये स्मॉल आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू तो हमेशा कम ही होगी। जो स्मॉल R है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, वैल्यू कम होगी। और ये जो R है लोड है, तो देखिए ये जो R है वो वैसे ही किससे कम है, R डैश से कम है, तो इस R की भी वैल्यू कम होगी। तो इसलिए जो R प्लस R है इनकी वैल्यू भी क्या होगी, लेस ही तो होगी। और जब R प्लस R की वैल्यू लेस होगी तो ऑब्वियस सी बात है करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर इन केस R की जगह यहां पर R डैश होता तो यहां पर R प्लस R डैश की वैल्यू इंक्रीज हो जाती और करंट की वैल्यू क्या हो जाती, कम होती। लेकिन R डैश नहीं है, R प्लस R है और दोनों ही की वैल्यू R डैश से कम है,
क्लियर। तो यहाँ पर r प्लस आर की जो एडिशन है, सम जो है वो कम होगा, जिसके कारण जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंक्रीज। इसीलिए हमने लिखा है I इज ग्रेटर देन इक्वल टू V अपॉन R प्लस आर, और ऑप्शन देख लीजिए डी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई, क्यों करंट की वैल्यू ग्रेटर होगी V अपॉन R प्लस आर से, क्योंकि स्मॉल r जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जो कैपिटल R है वो लोड है, और कैपिटल R की वैल्यू R डैश से कम है। तो इसका मतलब R प्लस आर की वैल्यू कम होगी तो करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर, पहला ऑप्शन तो ये ठीक हो गया, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब जरा सी वाले पे देखिए, करंट I डिपेंड सेंसिटिविटी ऑन R डैश, सेंसिटिविटी ऑन R डैश, इसका मतलब क्या, जो करंट I है वो डिपेंड करेगा R डैश पे। तो जरा यहाँ पर इक्वेशन पे गौर करिए, जरा इक्वेशन आपके पास गिवन है I इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस आर, क्या इस पूरे में कहीं पर भी R डैश है, तो हम कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब जो I है वो नॉट डिपेंड होगा, नॉट डिपेंड ऑन R डैश, R डैश पे डिपेंड नहीं होगा, और अगर R डैश पे डिपेंड नहीं है तो उसकी सेंसिटिविटी पे भी डिपेंड नहीं कर सकता है, इसलिए ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। यहां तक बात क्लियर है, बात समझ में आ गई। I की वैल्यू ग्रेटर होगी और वो R डैश पे डिपेंड नहीं करेगा। अब आपके पास ऑप्शन दो है, पहला ऑप्शन ध्यान देते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी इज नियरली कांस्टेंट एज R डैश इज वेरिड, मतलब ये जो ए बी है इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, भले ही हमारे पास जो वेरिएबल R है उसकी वैल्यू हम कितनी भी कर दें। R डैश अगर हम चेंज करते हैं तब ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं, एक फिर से सर्किट बना लेते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस हो गया R, यहाँ से हमने एक सेल कनेक्ट किया, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये ठीक है, इसको बोलेंगे R डैश, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा V, और ये हो जाएगा I, इसको मान लेते हैं AB। क्लियर, AB के अक्रॉस हमें पोटेंशियल निकालना है, तो AB के अक्रॉस निकालना है, तो ये दोनों ब्रांचेस क्या पैरेलल हैं, तो जितना पोटेंशियल यहाँ उतना ही पोटेंशियल यहाँ भी होगा। तो दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, अभी हमने किया था सॉल्व, तो ये सर्किट कुछ बनेगा कुछ इस तरीके से, ये सर्किट फॉर्म होगा, ये हो गया R, ये हो गया हमारे पास R नेट, और ये हो जाएगा हमारे पास V, और करंट फ्लो होगी I इस तरीके से, ये पॉइंट हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। तो पोटेंशियल कितना होगा AB, तो हम कहते हैं VAB का जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा I इंटू R नेट, यही तो रहेगा। इसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है, I, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो गया, R नेट। तो पोटेंशियल अक्रॉस AB इज इक्वल टू I इंटू R नेट। चलिए I की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, I हमने यहाँ पे किया था, ये रहा I, V अपॉन R प्लस V अपॉन R प्लस R डैश अपॉन R प्लस R डैश, यही थी हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे R नेट कितना हो जाएगा, R नेट हो जाएगा हमारे पास R डैश अपॉन R प्लस R डैश। क्लियर है, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए जरा, तो V अपॉन ये इधर चला जाएगा R प्लस R डैश प्लस हो जाएगा R डैश, और जो आपका डिनोमिनेटर में है वो ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा R प्लस R डैश, यहाँ पर बचेगा R नेट की जगह R डैश अपॉन R प्लस R डैश। क्लियर है, कुछ कैंसिल आउट होगा, हाँ है, R प्लस R डैश कैंसिल आउट, क्या बचा अब, ये हो जाएगा V R डैश अपॉन R प्लस R डैश प्लस हो जाएगा R डैश VAB। क्लियर है, अब एक चीज और जो अभी हम पहले से ही देख रहे हैं कि जो R है इज लेस देन R डैश, इसका मतलब R प्लस R डैश की वैल्यू किसके इक्वल होगी, R डैश के इक्वल होगी। तो यहां से जरा V R डैश अपॉन R डैश प्लस हो जाएगा R डैश, कॉमन ले लीजिए R डैश
कॉमन जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आर डैश और ये वाला आर डैश कैंसिल आउट होगा, तो इसका मतलब वी ए बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये वी ए बी था, तो वी ए बी हो जाएगा वी आर अपॉन आर प्लस आर, यही तो बनेगा हमारे पास। तो जरा देखिए इस इक्वेशन में क्या आर डैश है, नहीं है, तो इसका मतलब जो वोल्टेज एक्रोस ए बी है नॉट डिपेंड ऑन आर डैश, ये आर डैश पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या था हमारे पास, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी इज नियरली कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट होगा। अगर आर डैश इज वेरीड तो इस इक्वेशन पे आर डैश तो है ही नहीं, इक्वेशन पे जब आर डैश नहीं है तो आर डैश की आप वैल्यू कैसी भी चेंज कर लीजिए तो क्या पोटेंशियल अक्रॉस ए बी चेंज होगा, तो हम कहेंगे ये चेंज नहीं होगा। बात समझ में? तो यहां से हम लोग एक चीज ये देखते हैं कि जो पोटेंशियल होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस ए बी इज नियरली कांस्टेंट एज आर डैश इज वेरीड। चलिए अब एक और ऑप्शन बचता है हमारे पास, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, करंट थ्रू आर डैश इज नियरली अ कांस्टेंट एज आर डैश इज वेरीड, कि जो करंट फ्लो हो रहा है कहां से, आर डैश से जो करंट फ्लो होगा वो भी कांस्टेंट होगा अगर हम आर डैश की वैल्यू को चेंज करते रहे तब भी। तो जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, टोटल करंट आई है, यहाँ से सपोज मानिए करंट I1 जा रही है और यहां से करंट जो जाएगी वो कितनी है, आई डैश जा रही है आर डैश से, क्लियर। तो जरा इसके अक्रॉस पोटेंशियल देखें कितना होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा आपके पास आई डैश इज इक्वल टू V बाई आर डैश, यही तो रहेगा, और V की वैल्यू भी हमने निकाली थी वी आर अपॉन आर प्लस आर, तो यहाँ पे कह सकते हैं वी आर अपॉन आर प्लस आर, और यहां पर पहुंच जाएगा आपके पास आर डैश। तो जरा अब यहां पर ध्यान देते हैं कि जो आई डैश है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो आर डैश पे डिपेंड कर रहा है। जो आई डैश है ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारे पास आर डैश पे डिपेंड कर रहा है, कि अगर आर डैश की वैल्यू हम वेरी करें तो जो करंट की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जरा ध्यान देते हैं, जो आर डैश जो है जो फ्लो हो रहा है कहां से, सॉरी जो करंट आई जो है जो फ्लो हो रहा है कहां से, आर डैश से फ्लो हो रहा है, वो क्या कांस्टेंट होगा, अगर हम आर डैश को चेंज करें तो हम कहेंगे ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है हमारा आर डैश पे। बात समझ में आ गई? तो इस पूरे जो प्रॉब्लम थी इसका जो सॉल्यूशन है या जो इसका आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। ए और ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारे पास, डी। ए ऑप्शन जो पोटेंशियल होगा ए बी के अक्रॉस वो कांस्टेंट होगा, आर डैश की वैल्यू आप चाहे जितनी भी चेंज कर लें, और डी ऑप्शन जो आई जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन वी अपॉन आर प्लस आर। क्लियर है, समझ में आई ये बात? चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जरा फोकस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड हो रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड हो रही है। बात समझ में, जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड है। अब हमें बताना है सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और मेटल्स में कौन से इसमें जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनके लिए ट्रू है, ट्रू है, ठीक है। तो इस पे जरा ध्यान दे। अब जरा यहाँ पर ध्यान देते हैं कि रेसिस्टिविटी के दो फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। पहला फॉर्मूला करते हैं नंबर फर्स्ट, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। क्लियर है? तो यहां से हमें ये पता चलता है कि जो रेसिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर। यहाँ पे अल्फा क्या होता था, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी होता था, ठीक। और एक और फॉर्मूला हमारे पास आता है जो कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ से आता है, ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वहां से आता है, और वो क्या होता है आपके पास, रो इज इक्वल टू m अपॉन n
ई स्क्वायर टाउ, क्लियर है, ई स्क्वायर टाउ। यहाँ पे m क्या कहलाएगा, m होता है मास ऑफ पार्टिकल या जो भी आपके पास चार्ज है, n कहलाता है नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई कहलाएगा हमारे पास चार्ज, और जो टाउ है वो क्या शो करता है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम को शो करता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं किसको, रिलैक्सेशन टाइम को, कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, टू यानी टाउ रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, सपोज मानिए ये एक चार्ज है जो कि किसी पॉजिटिव आयन से कोलाइड हुआ, कोलाइड होने के बाद फिर ये इसकी डायरेक्शन चेंज होगी और नेक्स्ट किसी और पॉजिटिव आयंस के साथ फिर से क्या होगा, कोलाइड होगा। तो ये जब लगातार एक दूसरे में कोलिजन होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव कोलिजन बोलते हैं। तो एवरेज टाइम टेकन, एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन टू successive collision of free electron and positive ion। जो भी दो कोलिजन हो रहे हैं इनके बीच का जो एवरेज टाइम होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, उसका रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर एक यूनिट वॉल्यूम में कितने हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं। मेटल पे, कंडक्टर पे इसकी वैल्यू 10⁻28 के अप्रॉक्स आती है। खैर, तो अब हमें ये देखना है कि क्या चेंज करें और फिर क्या चेंज हो। नंबर ऑफ चार्ज कैरीज कैन चेंज विद टेम्परेचर टी, अगर टेम्परेचर चेंज करते नंबर ऑफ चार्ज कैरीज होगा, नंबर ऑफ चार्ज होगा वो चेंज होगा। फिर अगर टेम्परेचर चेंज कर दो, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ये चेंज होगा। लेंथ ऑफ मटेरियल कैन बी फंक्शन ऑफ टी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और लास्ट जो ऑप्शन है वो मास ऑफ कैरीज इज अ फंक्शन ऑफ टी, मतलब टी चेंज करेंगे तो उसका मास भी चेंज होगा। अब यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो मिला है वो क्या मिला है, एक सेमीकंडक्टर मिला हुआ है, एक इंसुलेटर मिला है और एक मेटल मिला है। तो तीनों में हम लोग कंडीशंस देखते हैं और फिर समझते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम सेमीकंडक्टर के केस पे बात करें, सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर में तो एक खासियत ये है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा कम होता जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो एटम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं वो ब्रेक होने स्टार्ट होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर का जनरेशन बहुत ज्यादा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर का जनरेशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात यह है कि चार्ज कैरियर्स हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे, कोलिजन ज्यादा होगा, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा। यही तो होगा। अगर हम ध्यान दें कि अगर सेमीकंडक्टर केस पे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो बॉन्ड है उनका ब्रेक होना इंक्रीज हो जाएगा। जब बॉन्ड में बहुत ज्यादा इसका बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री चार्जेस कह दीजिए, इलेक्ट्रॉन कह दीजिए, क्योंकि होल्स भी हो जाएंगे इसमें, वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसका मतलब n की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा। और अगर नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होते हैं तो यहां पर जो रिलैक्सेशन टाइम है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ओवरऑल तो अगर हम ध्यान दें कि टेम्परेचर बढ़ाने से n में चेंज आया और किस में चेंज आ गया, रिलैक्सेशन टाइम में चेंज आ गया। क्लियर है। और यही बात अगर हम बात करें किसमें, मेटल पे बात करें, मेटल के केस में बात करें कि अगर इस मेटल के केस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसमें तो कोई बॉन्ड ब्रेक होंगे नहीं,
और जब बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में भी कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए हम कहेंगे नो चेंज। एन में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक। एन में जब कोई चेंज नहीं होगा तो क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी, थर्मल स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ कोलिजन क्यों इंक्रीज होंगे? नंबर ऑफ कोलिजन इसलिए इंक्रीज होंगे क्योंकि जो हमारे पास चार्जेस हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जिसके कारण जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा। अब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो अब यहां पर भी ध्यान दें कि टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, चेंज होगा। अब इंसुलेटर पे अगर आते हैं तो इंसुलेटर पे कोई भी फर्क टेम्परेचर बढ़ाने पे तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो अब जरा ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। ऑप्शन था मैम नंबर ऑफ चार्ज कैरीज कैन चेंज विद टेम्परेचर, बिल्कुल सही। जरा देखिए एन चेंज हो रहा है टेम्परेचर चेंज करने पर। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन कैन डिपेंड ऑन टी, बिल्कुल सही। देख लीजिए यहां पर भी टाउ चेंज होगा, यहां पर भी टाउ चेंज होगा। तीसरा उन्होंने कहा है, थर्ड कह रहा है लेंथ ऑफ मटेरियल कैन बी फंक्शन ऑफ टी, क्या टेम्परेचर चेंज जो आपके पास लेंथ है मटेरियल की वो क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? तो अब समझ लीजिए अगर हमारे पास दो कंडक्टर हैं, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी L2, और दोनों का ही मटेरियल सेम है। मटेरियल कैसा है बेटा, अगर सेम है तो इनकी जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी जो है वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर का इसमें कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो लेंथ वाला ये ऑप्शन कैंसिल। मास ऑफ कैरीज इज अ फंक्शन ऑफ टी, मास में भी कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, और कौन सा मिलेगा हमारे पास, बी ऑप्शन मिलेगा, ए और बी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चार्ज डेंसिटी भी बढ़ेगी, और जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां तक कहानी समझ में आती है। नेक्स्ट में पहुंचते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास 10th प्रॉब्लम आ गई है। द मेजरमेंट ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस आर इज टू बी कैरिड आउट यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, एनसीईआरटी में है। अच्छा तो ठीक है, टू स्टूडेंट्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन टू वेज। The first student take in R2 and 10 ohm, R1 5 ohm. Other student take R2 100,000 ohm and R1 500 ohm in the standard arm. Both take R3 is 5 ohm. Both find R equal to R2 by R1, R3 equal to 10 ohm within the error. चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया गया है, और इस व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके हम एक अननोन रेजिस्टेंस R की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और दो अलग अलग स्टूडेंट जो हैं वो अलग अलग मीटर ब्रिज से इसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला जो वाला जो स्टूडेंट है उसने क्या किया, जो R2 की वैल्यू जो ली है वो लिए 10 ओम, और R1 की वैल्यू लिए 5 ओम। और जो सेकंड स्टूडेंट है उन्होंने जो R2 की वैल्यू जो ली है वो लिए 1000 ओम, और जो R1 की वैल्यू ली है वो कितनी ली है, 500 ओम। और दोनों ने R3 की जो वैल्यू ली है वो सेम ली है, कितनी, 5 ओम स्टैंडर्ड वैल्यू। और दोनों के लिए जो R की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 10 ओम ही आ रही है। तो अब हमें ये बताना है कि किसी दोनों के प्रोसेस में एरर सेम है या फिर किसी में एरर की वैल्यू ज्यादा है या एरर की वैल्यू कम है, ये हमें देखना है। तो इसके लिए एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर लेते हैं। सपोज ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरीके का ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। और इसको मान लेते हैं R2, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड R3, ये हो जाएगा अननोन R, और यहां से कनेक्ट कर लेते हैं हम एक गैल्वेनोमीटर को, यहां पर बैटरी कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ये एक हमारे पास एक रफली क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बना। आप जरा यहां पर देखिए बैलेंस कंडीशन क्या होती है, बैलेंस कंडीशन क्या होगी, बैलेंस कंडीशन क्या होगी हमारे पास,
बैलेंस कंडीशन होगा रेशियो R2/R1 इज इक्वल टू R अपॉन R3। यही तो बैलेंस कंडीशन है। यहाँ पर अगर हम R की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वही हो जाएगी जो गिवन है, R इज इक्वल टू R2/R1 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास R3। यही तो वैल्यू है। अब इन्होंने ये भी कहा कि जब फर्स्ट स्टूडेंट ने जब इसको परफॉर्म किया है तो वैल्यू कितनी आई है, R इज इक्वल टू R2 की वैल्यू कितनी ले रखी है, R2 की वैल्यू है 10 और 5, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 5 और यहाँ पर भी R3 भी हो जाएगा 5 इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 10 Ω। और अगर सेकेंड स्टूडेंट पे अगर हम बात करें तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R2/R1, यहाँ पर वैल्यू है 1000 और 500 इंटू हो जाएगा 5 और वैल्यू अभी भी देखिए तो 100 ये भी कितना हो जाएगा 10 Ω। यही सारी चीजें, दोनों पे वैल्यू सेम आ रही है। तो क्या दोनों पे अगर वैल्यू सेम है तो इसका मतलब यहाँ पे एरर भी सेम होगा। इसी चीज को देखते हैं, अब जरा समझते हैं। यहां पर जरा R1 R2 का रेशियो देखिए, R1 R2 का जो रेशियो आया है R2 R1 का वो कितना है 2, और यहां पर भी जो रेशियो आ रहा है R2/R1 का वो भी कितना आया है 2। रेशियो सेम है, तो रेशियो अगर सेम है तो दोनों में चेंजमेंट क्या है, एक ने लिया है 10 ओम 5 ओम और एक ने लिया 1000 और 5 ओम। इसमें अब देखिए क्या होगा, यहां पर अगर रेजिस्टेंस R2 और R1 पे बात करिए, अगर R2 की वैल्यू ज्यादा है, सपोज मानिए 1000 है, R2 की वैल्यू ज्यादा है 1000 है, तो इसके कारण क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा। वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा तो करंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी। याद रखिएगा, अगर हम कहते हैं R1 और R2 की वैल्यू अगर ज्यादा है तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी रेजिस्टेंस वो भी ज्यादा होगा। और अगर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू कम होगी, तो इस गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही तो होगा। और अगर गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी अगर वैल्यू कम होगी तो यहां पर नल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो डिफिकल्ट हो जाएगा, यहां पर डिफिकल्ट हो जाएगा टू फाइंड नल पॉइंट, टू फाइंड नल पॉइंट। अगर करंट की वैल्यू ज्यादा है तो, सॉरी करंट की वैल्यू कम है और रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर 1500 पे अगर बात करें, 1000 और 500 पे बात करें तो IG की वैल्यू बहुत कम होगी। और अगर 10 और 5 की बात करें तो यहाँ पर करंट की वैल्यू जो IG है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। तो ये जो नल पॉइंट जो आपको फाइंड करना है वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे। तो जरा देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है उस पे जरा ध्यान दीजिए। इफ द स्टूडेंट यूजेस लार्ज वैल्यू ऑफ R1 R2, अगर स्टूडेंट R1 R2 की बहुत ज्यादा अगर यूज कर रहा है तो करंट थ्रू दी आर्म्स विल बी फेबल। जो करंट होगी थ्रू दी आर्म्स, फेबल का मतलब वीक, ये क्या होगी, वीक हो जाएगी। This will make determination of null point accurately more difficult, मतलब null point हमें find करने में क्या होगा, डिफिकल्टी आएगी। तो और इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिल्कुल सही। और जरा देखें, द एरर्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द टू स्टूडेंट आर दी सेम। चलिए इसको भी ध्यान देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये चीज तो समझ में आ गई कि जो नल पॉइंट है उसे फाइंड करने में डिफिकल्टी होगी। और भाई अगर नल पॉइंट को फाइंड करने में डिफिकल्टी है तो इसका मतलब एक्यूरेसी नहीं आएगी, ये भी तो क्लियर है। अगर नल पॉइंट को फाइंड करने में अगर हमें दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब एक्यूरेसी बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं हमारे पास वैल्यू आएगी। बात समझ में आई। तो अगर हम सपोज हम लेते हैं 10/5 का रेशियो लिया, 10/5 का अगर हम रेशियो लें, 10/5 का रेशियो लें, या फिर हम ले लें 20/10 का रेशियो ले लें, या और आगे चलें और आगे बढ़े, अगर 2000 और
1000 का रेशियो ले, तो सबका जो रेशियो है वो नियरली इक्वल टू 2 है। तो इसमें जो करंट होगी गैल्वेनोमीटर करंट वो मैक्सिमम होगी, इस वाले पे जो गैल्वेनोमीटर पे करंट होगी वो कैसी होगी, मिनिमम होगी। इसका मतलब यहां पर हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो मोर एक्यूरेट होगा, मोर एक्यूरेट होगा, ठीक, क्योंकि करंट जो गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, ज्यादा है, तो नल पॉइंट इजीली हम लोग फाइंड कर लेंगे एक्यूरेसी में। तो यहाँ पे मोर एक्यूरेट होगा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कैसा होगा, लेस एक्यूरेट होगा, लेस एक्यूरेट होगा। इसका मतलब अगर यहां पर बात करें तो पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर मिनिमम होगी, और पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि एरर तो दोनों में सेम नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ये जो ऑप्शन था हमारे पास, द एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू स्ट्रैंड आर दी सेम, तो ये तो हमारे पास गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या है, एरर ऑफ मेजरमेंट डू डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी विथ विच R2 एंड R1 कैन बी मेजर्ड, बिल्कुल सही, जो भी एरर होगा वो डिपेंड करेगा R2 और R1 पे। और लास्ट ऑप्शन ये पूछ रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ वेरी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, व्हीट इंस्ट्रूमेंट इज वेरी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, तो हम कहेंगे नहीं, वो एक्यूरेसी नहीं आया है इसमें। एंड हैज नो एरर्स ऑफ मेजरमेंट, नहीं, मैं आपको एरर्स मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए ये ऑप्शन डी कैंसिल होगा। तो यहां पर जो आपके पास आंसर है वो है बी और सी, बी और सी। क्या ये बात क्लियर होगी यहाँ पर? तो देखिए, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप, जितना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करंट उतनी कम, और गैल्वेनोमीटर से जितनी कम करंट फ्लो होगी हमारे पास नल पॉइंट ढूंढने में उतनी ही डिफिकल्टी होगी, और जितनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी उतना ही हमें कम एक्यूरेसी मिलेगी। बस इसी कॉन्सेप्ट का पूरा ये प्रॉब्लम था। और अब हम पहुंचते हैं लास्ट प्रॉब्लम पे, जो कि किसका है, पोटेंशियोमीटर का है। तो देखिए, इन अ मीटर ब्रिज द पॉइंट डी इज अ न्यूट्रल पॉइंट, जो पॉइंट डी है वो क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है हमारे पास। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कौन सी जो ऑप्शन है कौन सा इसमें फिट बैठता है। द मीटर ब्रिज कैन हैव नो अदर न्यूट्रल पॉइंट फॉर दिस सेट ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए इसको भी ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो R है वो कैसा है, नोन है रेजिस्टेंस, जो S है वो कैसा है हमारे पास, अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये B है, ये D है। अगर ये नल पॉइंट है, अगर ये नल पॉइंट है, नल पॉइंट है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, नल पॉइंट पे पोटेंशियल एट पॉइंट बी पॉइंट वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट डी पॉइंट के इक्वल होगा। नल पॉइंट है तो दोनों पॉइंट का बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, और गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, क्लियर है। और अगर R और S की वैल्यू अगर इक्वल है, एक और पॉइंट समझ लेते हैं, R और S की वैल्यू अगर इक्वल है तो ये जो नल पॉइंट मिलेगा हमारे पास वो कहां पर मिलेगा, वो मिलेगा हमें मिड पॉइंट पे। कहां मिल जाएगा हमारे पास, मिड पॉइंट पे मिलेगा, क्लियर है। तो अब जरा देखते हैं नंबर फर्स्ट, यहाँ इस वाले पोटेंशियल मीटर, सॉरी सॉरी ये तो मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है ना ये तो, हाँ मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज नल पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे इस मीटर ब्रिज से हम लोग किसको कैलकुलेट करेंगे, एस अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो कितना हो जाएगा, फॉर बैलेंस कंडीशन, फॉर बैलेंस कंडीशन अगर बात करें, फॉर बैलेंस कंडीशन पे बात करें, तो बैलेंस कंडीशन पे हमारे पास हो जाएगा R बाई एस, R बाई एस इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं L1, और ये हो जाएगा हमारे पास L2, तो L1 बाई L2, L1 बाई L2, क्लियर है।
R बाई एस इज इक्वल टू हो जाएगा L1 बाई L2। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा L2 बाई L1 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास R। क्लियर? तो यहां से हमारे पास जो S की जो वैल्यू मिलेगी वो कौन सी होगी? डिफाइनाइट वैल्यू होगी। डिफाइनाइट वैल्यू एंड हम बोल सकते हैं कौन सी? फिक्स्ड वैल्यू होगी। एक ही तो वैल्यू मिलेगी। और जब S की जब सिंगल वैल्यूज हमारे पास मिलेगी तो नल पॉइंट भी कितना मिलेगा हमारे पास? नल पॉइंट भी हमारे पास एक ही तो मिलेगा, सिंगल। बात समझ में? अगर हमारे पास इफ वी हैव टू नल पॉइंट, अगर हमारे पास कितने पॉइंट नल पॉइंट हो? टू नल पॉइंट हो, तो ऑब्वियस सी बात, तो एस की भी जो वैल्यू होगी वो कितनी वैल्यू होगी? टू वैल्यूज होगी, जो कि नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। क्या बात समझ में आ गई? एस की एक ही तो वैल्यू होगी, एस की दो वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि मीटर ब्रिज में ये जो एस है इसकी एक ही वैल्यू होगी, और उसके लिए जो हमारे पास नल पॉइंट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, द मीटर ब्रिज कैन हैव नो अदर न्यूट्रल पॉइंट फॉर दिस सेट ऑफ रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक ही न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, दूसरा न्यूट्रल पॉइंट हमारे पास नहीं मिलेगा। यहां तो पहला बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखिए, व्हेन द जॉकी, अब थर्ड वाले ऑप्शन पे आते हैं, व्हेन द जॉकी कॉन्टैक्ट अ पॉइंट ऑन द मीटर वायर टू द राइट ऑफ डी, जो डी पॉइंट है उसके राइट पॉइंट पे हम कनेक्ट कर रहे हैं, करंट फ्लो फ्रॉम बी टू द वायर थ्रू गैल्वेनोमीटर। जो करंट फ्लो होगी वो कहां से होगी? बी टू डी होगी। चलिए इसको भी ध्यान देते हैं। अब जरा इस पे ध्यान दे दो। सपोज मानिए यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है? 10 वोल्ट का है। मान लीजिए जब पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट का है तो ए पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 10 वोल्ट का। और जो सी पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 0 वोल्ट ही तो होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो ये 10 है, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा और कम होगा, फिर और कम होगा, और कम होगा, ऐसी तो होता था कितना पहुंच जाएगा? डिक्रीज होगा 0। तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ 6 हो गया, ये 5 हो गया, 4 3 2 1, और यहाँ पे कितना हो गया? 0। ठीक है, विजिबल है? ठीक है। तो अब उन्होंने ये कहा कि डी को हमने शिफ्ट किया है इस वाली पॉइंट से। अगर हम इसको देखें, जो डी को शिफ्ट किया है वो राइट में शिफ्ट किया है, मतलब ये डी वाली जो पोजीशन है सपोज यहां कहीं लिया है, इस वाले पॉइंट पे हम डी लिया है मान लो, तो क्या होगा? जैसे ही डी को इस पोजीशन पे लेके आ रहे हैं, जो पोटेंशियल होगा एडी, पोटेंशियल ड्रॉप कह दीजिए, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस ए बी, वो तो बढ़ जाएगा। ए डी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो तो इंक्रीज हो जाएगा। बात क्लियर है? क्योंकि देखिए पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज हो गया, पहले कितना था? 5 का पोटेंशियल ड्रॉप था, अब कितना हो जाएगा? 5 6 7 का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, इंक्रीज हुआ। अब इस कारण से क्या होगा? जो Vd की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, किससे? Vb से। B तो अभी भी 5 पे ही चल रहा है ना, B तो अभी भी 5 में था, लेकिन ये जब आगे हमने शिफ्ट कराया तो ये तो कोई कंडीशन है नहीं कि नल पॉइंट मिला हुआ है। तो जब हमने आगे इसको शिफ्ट करा के 3 पे लाए, जहां पर पोटेंशियल 3 था और B का पोटेंशियल पहले से ही 5 है, तो अब इसका Vd इज लेस देन Vb। और हम जानते हैं करंट कहां से कहां फ्लो होता है? जो करंट फ्लो होगा, जो करंट जो होगा वो फ्लो होगा, वो हमेशा हाई वोल्टेज से हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जाएगा। हाई वोल्टेज से कहां जाएगा? लो वोल्टेज। तो ऑब्वियस सी बात, बी से कहां की ओर मूव करेगा? डी की तरफ, अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो क्या यहां पर देखिए सी वाला ऑप्शन, व्हेन द जॉकी कॉन्टैक्ट अ पॉइंट ऑन द मीटर वायर to the right of D, current flow from B to
बी टू द वायर थ्रू गैल्वेमीटर, बिल्कुल करेक्ट। कहां पे करंट फ्लो हो रहा है? बी से करंट फ्लो होगा थ्रू दी वायर थ्रू दी गैल्वेमीटर। क्लियर है यहाँ पर? मतलब ऑप्शन सही है। जस्ट अपर वाला भी देखते हैं इसका। व्हेन द जॉकी कॉन्टेक्ट अ पॉइंट ऑन मीटर वायर लेफ्ट टू डी, कहां पर कनेक्ट कर रहे हैं हम? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब इस डायरेक्शन पे अगर हम जा रहे हैं तो 6 7 कहीं ना कहीं पर होगा। जो लेफ्ट में करेंगे तो ऑब्वियसली बात है VD इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? VB। ये D है, लेफ्ट में करेंगे तो 9 8 7 6 कहीं पे लाई करेगा। B आपका 5 ही रहेगा, तो VD जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे? VB से। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में करंट फ्लो थ्रू B नहीं, यहां पर जो करंट फ्लो होगी वो कहां से कहां होगी? जो करंट फ्लो होगी वो कहां से कहां होगी? वो होगी D टू B। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। अब लास्ट ऑप्शन पे आते हैं। व्हेन R इज इंक्रीज्ड द न्यूट्रल पॉइंट शिफ्टेड टू लेफ्ट। अगर हम इस R की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो जो न्यूट्रल पॉइंट जो 5 पर था पहले, जो D पॉइंट जो 5 पे था वो क्या होगा? लेफ्ट डायरेक्शन पे शिफ्ट होगा, मतलब इस डायरेक्शन पे शिफ्ट होगा। चलिए देखते हैं। अगर हम R की वैल्यू को इंक्रीज करें बेटा तो क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा अक्रॉस AB। वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा अक्रॉस AB वो इंक्रीज हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा, इसका मतलब VB की वैल्यू कम हो जाएगी किससे? VD से। VD अभी भी 5 मान के चल रहे हैं अभी हम। VB की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी VD से। तो अगर हम कंडीशन फॉर नल पोजीशन, अगर फॉर नल पॉइंट अगर हम फाइंड करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें VD को कम करना पड़ेगा वोल्टेज। और VD को कम कब कर सकते हैं? जब वो लेफ्ट में जाए या राइट में जाए। ऑब्वियसली बात है वो जब कहां मूव करे? राइट में मूव करे तो जो D पॉइंट है इसे शिफ्ट करना पड़ेगा कहां पर? राइट डायरेक्शन पे शिफ्ट करना पड़ेगा, उस डायरेक्शन पर। और जबकि ये कह रहा है कि लेफ्ट, तो इसको भी पॉसिबिलिटीज नहीं बनती है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब यहां पर जो ऑप्शन जो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट होंगे वो कौन कौन से करेक्ट होंगे? एक तो हमारे पास हो जाएगा ए वाला पॉइंट, बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा जो जाएगा सी। तो यहां पर जो हमारे पास आंसर मिलेगा वो मिलेगा ए और मिलेगा सी। तो बेटा ये वाला भी चैप्टर हमारे पास खत्म होता है। ये एनसीईआरटी के जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम थे ये हमने सॉल्व किए हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रॉब्लम थे। अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ जहां पर हम फिर से एनसीईआरटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।